तो ज्यादा हो गया, ठीक है। कैल्शियम का लेवल अब ज्यादा होगा। सबसे पहली बात तो ये होता क्यों है, इस कैल्शियम के लेवल को ज्यादा होने से पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि आखिर कैल्शियम का लेवल कंट्रोल कैसे होता है। देखिए, कैल्शियम जो है ना वो आपके पास तीन जगहों से कंट्रोल हो रहा होता है। एक आपकी जीआईटी, एक जीआई, एक आपकी किडनी और एक आपकी बोन्स, ठीक है। ये तीनों मिलकर कैल्शियम को जो है ना वो इक्वलाइज कर रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम बना रहे होते हैं, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल डाउन होता है तो आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन के तीन काम है। सबसे पहला तो वो क्या करवाता है, बोन रिजॉर्प्शन करवाता है, बोन को यानी कि एब्जॉर्ब करके, रिजॉर्ब करके, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बोन किससे मिलकर बनी हुई होती है, कैल्शियम फास्फेट से, कैल्शियम फास्फेट से। तो ये एक तो बोन्स से कैल्शियम को रिजॉर्ब करवाता है, दूसरा किडनी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, किडनी में कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसे इंक्रीज करता है, और तीसरा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपकी जीआईटी है उसमें भी कैल्शियम की जो है वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। जीआईटी में भी जो है ना वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। इन शॉर्ट के तीन बातें ऐसी हैं, जब भी कैल्शियम का लेवल डाउन होता है तो ये कैल्शियम आपका उस पैराथायरॉइड हार्मोन को इंक्रीज करता है, और पैराथायरॉइड हार्मोन आगे फर्दर क्या करता है, वो आपकी बोन, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम की रिजॉर्प्शन को, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। जीआईटी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत रोल होता है। एक्चुअली जीआईटी में क्या होता है कि पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, वो पहले जाके किडनी पे काम करता है, किडनी क्या करती है, वो एक्टिव विटामिन डी को इंक्रीज करती है। आपको पता है कि विटामिन डी जो है उसका जो एक बॉन्ड है वो लीवर में एक्टिव होता है, और दूसरा जो उसका बॉन्ड है वो किडनी में एक्टिव होता है, तो फिर उसके बाद वो बनती है 125 डी हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफिरोल। तो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, किडनी में विटामिन डी को एक्टिवेट करवाता है, और विटामिन डी क्या करता है, वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, किसके अंदर, किसके अंदर, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। ये आप लोग अपना उसके अंदर पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा जब आप लोगों ने विटामिन डी पढ़ा था अपनी फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी विटामिन के अंदर, आपको याद हो तो आपने पढ़ा था। तो कैल्शियम जब भी लो होगा, पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करेगा। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा, वो बोन की रिजॉर्प्शन इंक्रीज करवाएगा, जिससे कैल्शियम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। किडनी जो है उससे कैल्शियम की रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करवाएगा, और किडनी एक और काम करेगी, वो विटामिन डी को एक्टिवेट करेगी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज। जैसे ये कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, इस पैराथायरॉइड हार्मोन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन की रिलीज कम हो जाएगी, और इसी तरह जो है ना वो आपका जो एक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ना कैल्शियम ज्यादा रिजॉर्ब होता है बोन्स से कि बोन्स वीक हो जाए, ना कैल्शियम बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है बोन्स के ऊपर कि बोन आपकी हार्ड हो जाए। एक इक्विलिब्रियम कायम रहता है कि जब कम हुआ पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज हुआ, एक स्पेसिफिक लेवल है हमारे ब्लड में कैल्शियम का जो मेंटेन रहता है, जो कि ना कम होता है ना ज्यादा होता है। अब कैल्शियम बहुत जगहों पे जो है ना वो आपको फायदा देता है। कहां कहां देता है, सबसे पहली बात तो जाहिर बात है बोन्स के ऊपर, यानी कि बोन्स के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट है। क्यों, बोन्स की मिनरलाइजेशन होती ही कैल्शियम फॉस्फेट से है। दूसरा, आपकी एक्शन पोटेंशियल, आपके एक्शन पोटेंशियल में भी खास तौर पे आपका हार्ट, आपके हार्ट में जो प्लेट्यू होता है, आपको याद होगा प्लेट्यू इज अ फेज जिसके अंदर हार्ट थोड़ी देर के लिए उसका एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टॉप करती है, वो होता ही कैल्शियम की वजह से है। आप सबको पता है कैल्शियम बहुत जगहों पे काम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में, और आप सबको पता है कि आपकी हार्मोन रिलीज में भी कैल्शियम का रोल होता है। इंसुलिन की रिलीज में हमने पढ़ा था कि कैल्शियम जब इन होता है तो तभी इंसुलिन के जो वैक्यूल्स होते हैं वो जाकर
सरफेस के साथ अटैच होते हैं और इंसुलिन रिलीज होता है। तो कैल्शियम का रोल हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज अ सेकंड मैसेंजर भी काम करता है, ये एज अ बोन मिनरलाइजर भी काम करता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में भी हेल्प करता है। और मुझे एक जगह बताओ जहां पर कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल है। याद है आप लोगों को कोई ट्रोपोनिन, मायोसिन, फिलामेंट, कोई जब आप लोगों ने पढ़े थे स्लाइडिंग फिट मॉडल, वहां पे कैल्शियम एक जगह पर अटैच होता है जाकर आपके स्केलेटल मसल्स का जो मसल कंट्रैक्शन का स्लाइडिंग फिट मॉडल है, उसमें कैल्शियम जाकर आपकी हेल्प आउट करता है। अगर कैल्शियम का लेवल आपका कम हो जाए, आपका कैल्शियम आपकी बॉडी में प्रॉपरली ना हो, तो आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम का जनाब बहुत रोल है आपकी बॉडी में। कैल्शियम आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी रिलीज कराने में हेल्प करता है। आपने अगर पढ़ा हो, आपको याद हो, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने में, आपने फार्मा में याद हो तो आपको एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने में कैल्शियम का रोल है। तो इन शॉर्ट कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। 3 से 4 आयन्स ऐसे हैं जिनका आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है, बहुत ज्यादा रोल है, जिसमें पोटाशियम है, जिसमें सोडियम है, जिसमें कैल्शियम है। और ये 3-4 तो ऐसे आयन्स हैं जिनका आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा रोल है। अब हाइपर कैल्सीमिया क्यों होता है डॉक्टर साहब? क्या वजह हाइपर कैल्सीमिया होने की? सबसे पहली बात तो ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कोई एंडोक्राइन पैथोलॉजी है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया है। आपका जो ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया है। या पैगेट डिजीज क्या होती है? आपको याद होगा कि इसमें बोन की रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, ओस्टियोक्लास्टिक। भाई समर, क्या हो गया? समर को गुस्सा चढ़ा है, समर ने लाइनें लगा दी है हमारे पेज के ऊपर। समर ने कहा, समर को पेज नहीं मिल रहा, तो समर ने कहा आज मुझे पेज नहीं मिल रहा तो मैं लाइनें लगा दूं। अच्छा जी, एक सेकंड जी, काइंडली अपनी कैमरे ऑफ कर ले भाई, कैमरे ऑफ कर ले। अच्छा जी, कैम ऑफ कर ले अपना जिसने भी ऑन किया हुआ है। अच्छा जी, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैगेट डिजीज, एक्रोमेगैली, एडिसन्स डिजीज, ये तमाम की तमाम आपकी कॉजेज है, एंडोक्रिनोपैथीज है जिनके अंदर आपके कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है। और कोई मेटास्टेटिक डिजीज, कोई ओस्टियोक्लास्टिक डिजीज, कोई बोन मेटास्टेसिस जिसमें बोन की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, मल्टीपल मायोलोमास यानी कि कोई कैंसेरियस डिजीज, या आपकी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैगेट डिजीज, एक्रोमेगैली और एडिसन्स डिजीज। और कौन कौन सी हो सकती हैं? विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन हो गई है। और क्या? आपने थायाजाइड डाइयूरेटिक्स क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं रेनल एक्सक्रीशन को। और कोई रेडिएशन या कीमोथेरेपी हुई है, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन हुई है, या आपने लिथियम इंड्यूस्ड इंटॉक्सिकेशन हुई है। लिथियम भी क्या करता है? ये आपकी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है उसे इंक्रीज कर देता है। मतलब हाइपर आपकी एंडोक्रिनोपैथीज के अंदर क्या है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया है, कोई पैगेट डिजीज हो गई है। पैगेट डिजीज में क्या होता है? ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और कोई मेटास्टेटिक डिजीज है, कोई कार्सिनोमा है, या विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन है। एक्रोमेगाली में क्योंकि ग्रोथ हार्मोन डॉक्टर साहब बहुत रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो कैल्शियम की जो उस प्रिजर्व करवाता है, कैल्शियम की रिजॉर्प्शन करवाता है और कैल्शियम को रिटेन करवाता है। तो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने की वजह से आपकी इसमें होती है। इसी तरह एडिसन्स डिजीज में भी हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैगेट डिजीज, एक्रोमेगैली, कोई मेटास्टेटिक डिजीज, कोई विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, लिथियम इंड्यूस्ड, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में भी यही प्रॉब्लम होती है कि आपकी कैल्शियम जो है वो सही तरह से, आपकी किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर पाती है, और कैल्शियम जो है वो, और रेडियोथेरेपी इटसेल्फ कैल्शियम को जो है ना वो रिटेन करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। तो ये इसकी कॉजेज हैं जिसमें हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। इसमें आपने, अगर आपको इसकी कॉजेज आ जाती हैं तो आपने ऐसे ही लिखनी है, एंडोक्रिनोलॉजिकल कॉजेज, मैलिग्नेंट कॉजेज और अदर कॉजेज, ठीक है, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन वगैरह। अब थोड़ा सा हम देखते ये हैं कि अगर एक पेशेंट है और उसको कैल्शियम, उसमें हाइपर कैल्सीमिया हुआ है, उसमें कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हुआ है, तो क्या उसमें हो सकता है? उसमें क्या क्या हो सकती हैं चीजें? देखें, कैल्शियम का लेवल जब इंक्रीज हुआ है तो आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि हुआ क्या है। अगर हम तरतीब वाइज देखें, बारी बारी देखें, तो सबसे पहला इफेक्ट वो कह रहा है किडनी के ऊपर।
तो आप सबको पता है किडनी में स्टोन्स बहुत इजीली बनेंगे, यानी कि नेफ्रोलिथियासिस हो सकती है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो सकती है कि किडनी के अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट्स जमा होना शुरू हो जाए, कैल्शियम इकट्ठा होना शुरू हो जाए, कैल्शियम कैल्शियम के डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाए, या किडनी के अंदर कैल्शियम के स्टोन्स बनना शुरू हो जाए। एक सेकंड, मेरी लाइट चली गई है। किडनी के अंदर कैल्शियम के स्टोन्स बनना शुरू हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट हाइपरकैल्सीमिया का आपकी किडनी में आ सकता है कि उसमें आपके नेफ्रोलिथियोसिस हो गई है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो गई है। बोन पेन या बोन एचिस क्यों होगी, कोई मुझे बता सकता है? तो क्यों बोन्स इतनी ज्यादा प्रोन टू फ्रैक्चर होगी, कोई बता सकता है मुझे? खुद सोचें जरा, क्यों पेशेंट को जो है ना बोन एचिस और बोन पेन वीक होना शुरू हो जाएंगी? क्या वजह है? हाइपर, ये मेन किस में होता है? ये मेन होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म में। हाइपर पैराथायराइडिज्म में, क्यों? जब हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है तो इंक्रीज पैराथायरॉइड हार्मोन, इन पैराथायरॉइड हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो ब्रिटल होना शुरू हो जाती हैं, बोन्स प्रोन टू फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती हैं, बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, बोन पेन होना शुरू हो जाती है। अब मुझे बताएं मसल पेन क्यों होगी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में भी सब रोल किसका है? कैल्शियम का। तो जब कैल्शियम इंक्रीज होता है तो मसल ट्विचेस, मसल पेन्स, मसल्स वीकनेस, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है ना, पहले आपको पता है, आपको यानी कि मसल, फॉर एग्जांपल अभी आप हाथ अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स फौरी तौर पे करवा लेते हैं, लेकिन जब कैल्शियम ज्यादा होगा तो मसल्स ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे। मसल्स ज्यादा देर तक जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे तो वो थकेंगे भी, उनको फिटीग भी होगी, उनको मसल पेन भी होगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद और डिफरेंट क्या? कॉन्स्टिपेशन, गाउट, गाउट में भी ये जब मसल्स की ब्रेकडाउन होगी, हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कैल्शियम के ज्यादा होने की वजह से स्मूथ मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, स्मूथ मसल ज्यादा देर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे, और जब ज्यादा देर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे पैरास्टाल्टिक मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएंगी और आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। ठीक है, ये आप सब अपनी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स क्यों आएंगे? एक्शन पोटेंशियल डिस्टर्बेंस की वजह से साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ईसीजी जो है ना वो शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल क्यों होगा? ये भी एक्शन पोटेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कोई मुझे बताए ये पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया यहां पर क्यों हो सकता है? क्या हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा है कि कैल्शियम का एक रोल होता है इंसुलिन को रिलीज करवाने में? कैल्शियम का एक रोल होता है इंसुलिन को रिलीज करवाने में। अगर कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है तो क्या इंसुलिन भी डिस्टर्ब होगी? बिल्कुल, इंसुलिन भी इसमें डिस्टर्ब होगी। अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके सामने आपको जो है ना वो शो हो रही है। नेफ्रोलिथियासिस है, नेफ्रो कैल्सिनोसिस है, बोन एचिस है, पेन्स है, प्रोन टू फ्रैक्चर है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम जरा डिस्कस करते हैं इसको डायग्नोसिस करने से पहले। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आपके पास आया है, आपको नहीं पता कि ये हाइपरकैल्सीमिया का पेशेंट है। मुझे थोड़ी सी एक दो चीजें बताएं जिससे आपको, अभी हमने सारा कुछ जो डिस्कस किया है, पहली तीन चीजें बताएं जो आप उस पेशेंट में देखेंगे। फर्स्ट थ्री थिंग्स बताएं जो आपको उस पेशेंट में देखनी चाहिए। एक पेशेंट आपके सामने बैठा है, एक पेशेंट आपके सामने बैठा है और आपने उसको देखना, डॉक्टर साहब हाइपर यूरिसीमिया की वजह से गाउट होगा ना, जब आपके मसल्स की ब्रेकडाउन होगी, मसल्स आपके वीक हुए हैं, मसल्स की वेयर एंड टेयर होगी तो हाइपर यूरिसीमिया होगा। ठीक है, मुझे बताया सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी चाहिए? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन तो जब तक आप उसका अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे आपको नहीं ना पता चलेगा। कौन सी सवाल आपको उससे करना चाहिए? फर्स्ट सवाल कौन सा करना चाहिए मुझे बताएं। बोन पेन्स, वेरी गुड, बोन पेन। बोन पेन, आप उससे सवाल क्या करेंगे? हिस्ट्री क्या लेंगे बोन पेन की? आप उससे पूछेंगे डॉक्टर आपको कोई जो है ना वो जोड़ों में दर्द तो नहीं होती, हड्डियों में दर्द तो नहीं होती, आपके बोन्स ऐसे चलते फिरते थोड़ा सा गिरते हुए कोई ऐसा तो नहीं है कभी आपकी कोई हड्डी टूट गई हो? ठीक है, आप उसकी बोन पेन्स, आप उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसके जोड़ों में दर्द
की, उसकी हड्डियों में दर्द की, उसकी हड्डी जायल तो नहीं हुई, इसकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, पहली बात, बोन पेन फ्रैक्चर्स के हिस्ट्री आप लेंगे, उससे पेन की हिस्ट्री आप लेंगे, जोड़ों में दर्द की आप हिस्ट्री लेंगे। और दूसरी बात क्या करनी चाहिए, क्या हमें उसकी साइकाइट्रिक एवेलुएशन करनी चाहिए? क्या हमें उसकी साइकाइट्रिक एवेलुएशन करनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल साइकाइट्रिक एवेलुएशन। हमें वो पेशेंट जब हमारे सामने आएगा, हमें उसी वक्त शायद पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये पेशेंट एक डिप्रेसिव पेशेंट है, लिथार्जिक पेशेंट है, वीक पेशेंट है, डिप्रेशन के साथ का पेशेंट आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप बोन पेन की हिस्ट्री लें, आप उसकी साइकाइट्रिक एवेलुएशन लें। और तीसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बताएं जरा, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो बगैर किसी, हम ये डिस्कस पता क्या कर रहे हैं, जो विदाउट टेस्ट हमें पता चल जाए कि अभी हमने टेस्ट नहीं करवाया, विदाउट टेस्ट, टेस्ट करवाए बगैर कौन सी ऐसी चीजें जो हम उससे पूछ सकते हैं। हमने उससे बोन्स और मसल्स की तो हिस्ट्री ले ली कि आपके जोड़ों में आपके दर्द तो नहीं होता, आपके मसल्स में दर्द तो नहीं होता, आपके जिस्म में दर्द तो नहीं होता, फ्रैक्चर तो नहीं रहते आपको ज्यादा, आपने उसकी साइकाइट्रिक एवेलुएशन कर ली। कोई और मुझे बताएं, वो रिफ्लेक्सेस वगैरह सारे इसमें आ गए, साइकाइट्रिक एवेलुएशन में आ गए, बोन पेन्स में आ गए, सारा कुछ इसमें आ गया। और हमें क्या पूछना चाहिए, और हमें क्या पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए हमें, मुझे कोई बताए। देखें, मेरी बात सुने, अब हमने ये पढ़ा कि कैल्शियम का इफेक्ट कैसे आएगा, नहीं नहीं हिमाचूरिया, किडनी पेन, नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं कौन, हाँ जीआईटी की हम उससे प्रॉब्लम पूछेंगे। हम पूछेंगे कि आपको कैसा, आपको स्टूल कैसा आता है। नहीं देखिए, गाउट जॉइंट पेन तो डॉक्टर साहब वो बोन पेन में कवर हो गया ना सारा। साइकाइट्रिक एवेलुएशन में ये सारी चीजें कवर होगी कि उसकी मूड स्विंग्स कैसी हैं, उसका नर्वस सिस्टम इस वक्त कैसा है। जीआई सिम्टम्स हम देखेंगे कि वो पेशेंट ज्यादातर कॉन्स्टिपेटेड रहता है। मतलब हम उससे सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब आपको फीसिस कैसे आते हैं, आप ज्यादा देर कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं रहते, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये तीन मेन इसके क्वेश्चंस हैं जो आप बगैर किसी टेस्ट के देख सकते हो। लेकिन अगर आपको नेफ्रोलिथियासिस देखनी है तब भी आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपको नेफ्रोकैल्सिकोसिस देखनी है तब भी आपको कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपको पैराथायराइड हार्मोन का लेवल देखना है तब भी आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। कैल्शियम के लेवल्स को भी टेस्ट देखने के लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा। यूरिन एक्सक्रीशन को देखने के लिए भी टेस्ट करवाना पड़ेगा। बोन्स की रियल कंडीशन को देखने के लिए आपको एक्सरेस करवाने पड़ेंगे, बोन स्कैन करवाने पड़ेंगे, सिटी स्कैन करवाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपकी तैयारी इस तरह से करवाना चाहता हूं कि जब आप वार्ड में जाएं, आपको पता चले कि ये पेशेंट का जो है आपके पास हाइपर कैल्सीमिया का है, तो आपने कौन सी चीजें उसको सबसे पहले एवेलुएट करें। आप उसकी सबसे पहले बोन पेन की हिस्ट्री को एवेलुएट करें, ठीक है। आप सबसे पहले उसकी बोन पेन की हिस्ट्री को एवेलुएट करें, आप उसकी साइकाइट्रिक एवेलुएशन करें, आप उसकी जीआईटी सिम्टम्स की हिस्ट्री को एवेलुएट करें। और फिर उसके बाद देखें कि भाई कोई और इसके बाद कोई इसको इसके टेस्टों की तरफ जाएं। टेस्टों में फिर आप पैराथायरॉइड टेस्ट करवा लें, आप कैल्शियम का टेस्ट करवा लें, आप जो है आपकी आरएफटी रेनल फंक्शनिंग टेस्ट करवा लें, आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, आप बोन स्कैन करवा लें, चेस्ट एक्सरे करवा लें। टेस्टों में देखें डॉक्टर साहब, हमेशा आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, आपने इतने अच्छे डॉक्टर बनना है, आपने इतने अच्छे डॉक्टर बनना है कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आप हिस्ट्री से एवेलुएट करें, हिस्ट्री से एवेलुएट करने के बाद आप उसकी एग्जामिनेशन से एवेलुएट करने की कोशिश करें। एग्जामिनेशन से एवेलुएट करने के बाद आप फिर उसकी किस तरफ जाएं, आप उसकी बेसिक लैब्स से एवेलुएट करने की कोशिश करें। एट द एंड आप स्पेसिफिक प्रोसीजर्स पे जाएं, स्पेसिफिक लैब्स पे जाएं। और सबसे आखिरी आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए, आपकी सबसे आखिरी चॉइस जो है वो इन्वेसिव प्रोसीजर्स होने चाहिए। इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो हैं, जैसे एंडोस्कोपी वगैरह हो गई, इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं वो आपकी सबसे आखिरी चॉइस होनी चाहिए। आपने इतने अच्छे डॉक्टर बनना है कि आप सबसे पहले पेशेंट को हिस्ट्री में, अब आप हिस्ट्री से पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं, आपको पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप एग्जामिनेशन करें, आप उसके रिफ्लेक्सेस को चेक करें, आप बोन पेन्स की हिस्ट्री उससे पूछें, आप कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री उससे पूछें, उसके बाद बेसिक लैब्स करवाएं। बेसिक लैब्स आपके ख्याल में कौन सी होनी चाहिए इस पेशेंट के अंदर? कैल्शियम का लेवल सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पहली लैब कौन सी होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? जाओ जाके कैल्शियम का लेवल करवा के आओ, अपनी कैल्शियम का लेवल करवा के आओ। सीरम कैल्शियम लेवल सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लैब होनी चाहिए, जो सस्ती भी है, 100-150 रुपए का टेस्ट है। लेकिन आपको नहीं जी नहीं, जाओ पहले जाके सिटी स्कैन करा के आओ, जाओ जाके एक्सरे करा के आओ, जाओ जाके पैराथायराइड हार्मोन भी करा के आओ। देखें, आप पहले कैल्शियम को एवेलुएट करें। अगर
फॉर एग्जाम्पल उसने कैल्शियम करवाया टेस्ट और उससे हाइपरकैल्सीमिया हुआ ही ना, आप उसको पहले से लिख दे पैराथायराइड भी करा लो, कैल्शियम भी करा लो, आप किडनी स्टोन भी करा लो, फलाना भी करा लो, फलाना भी करा लो, सारे टेस्ट आपने कराए और कैल्शियम का लेवल नॉर्मल है, मुझे बताएं क्या आपने उस पेशेंट के पैसे जाया कर दिए? उस पेशेंट ने जो 8-9 हजार 10 हजार के टेस्ट कराए आपने वो जाया कर दिए सारे। तो हमेशा बेसिक से स्पेसिफिक की तरफ जाए। मैं आपको पढ़ाने का बार बार मेरा मकसद ये है कि हमेशा बेसिक से स्पेसिफिक की तरफ जाए, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में हमारे पास डॉक्टर साहब सबसे पहला जो है कि हम यूरिनरी एक्सक्रीशन इंक्रीज करें, यानी कि यूरिन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करें, यूरिन के थ्रू कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट करवाने की कोशिश करें। उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम फ्लूइड ओवरलोड क्रिएट करने की जरूरत, डायूरेसिस करवाने के लिए हम आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं और साथ में डायूरेटिक्स लगाते हैं, फ्रोसामाइड्स। ये क्या करते हैं कि एक तो फ्लूइड जो है वो डाइल्यूट करता है और यूरिन में हेल्प आउट करता है, और साथ में डायूरेटिक्स क्या करती हैं? वो कैल्शियम की रिजॉर्प्शन को, जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होनी थी किडनी के अंदर, उसको प्रिवेंट करती है, उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ज्यादा से फ्लूइड्स लगाने से ज्यादा आपको यूरिन आता है और ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो है वो रिमूव होता है। और क्या करें? बून की रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास, आप सबने पढ़ा होगा, बिसफास्फोनेट्स हैं। आपने 2 ड्रग्स पढ़ी होंगी, कैल्सीटोनिन और बिसफास्फोनेट्स, अपनी फार्माकोलॉजी में, जो बून की रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करती हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं, ठीक है? आईवी फ्लूइड्स हमने दिए ताकि पेशेंट में फ्लूइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो और उसे यूरिन आए। डायूरेटिक्स हम दे रहे हैं ताकि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो, ज्यादा से ज्यादा यूरिन आए, पेशेंट का जो वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल हो, उसे यूरिन ज्यादा से ज्यादा आए। और डायूरेटिक्स हम दे रहे हैं ताकि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन रुके। और क्योंकि देखें, हमने कैल्शियम को क्या करना है? कैल्शियम को स्लो डाउन करना है। कैल्शियम को स्लो डाउन करने के लिए हमारे पास 2 ही मेन तरीके हैं कि पहला तो हम यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट करवाएं, ज्यादा से ज्यादा यूरिन के थ्रू उसको खारिज करवाएं, यूरिन के थ्रू उसको रिमूव करें। दूसरा यह है कि हम बोन्स की जो रीजॉर्प्शन होनी है, बोन्स की जो डीमिनरलाइजेशन हो रही थी, उसको प्रिवेंट करें। उसके लिए हमारे पास ड्रग्स हैं, बिसफास्फोनेट और कैल्सीटोनिन। और तीसरा ये कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, अब वो रेनल फेलियर का पेशेंट है, उसको हम डायूरेसिस नहीं करवा सकते और उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम चला गया है, तो कैल्शियम ज्यादा हो गया, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हमें हीमोडायलिसिस भी करवानी पड़ती है कि उसकी डायलिसिस के साथ उसके जो कैल्शियम का ओवरलोड है उसे मेंटेन करें, कैल्शियम को रिमूव करवाने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये बेसिक सी मैनेजमेंट है कि आईवी फ्लूइड्स को करें, साथ में डायूरेटिक्स दें, साथ में आप बिसफास्फोनेट्स, कैल्सीटोनिन दे सकते हैं। खास ज्यादातर हम ये मैलिग्नेंट पेशेंट्स के अंदर यूज करते हैं जो ड्रग्स हैं, बिसफास्फोनेट। नॉर्मली अगर आप हाइपरकैल्सीमिया का पेशेंट किसी वार्ड में देखें, बड़ा रेयर होता है, बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा, तो हम उसको आईवी फ्लूइड और डायूरेटिक से ही ट्रीट करते हैं। ज्यादा बिसफास्फोनेट्स और हम उस में देते हैं कि खासा कोई मैलिग्नेंट डिजीज हो या सवेयर किस्म की हाइपरकैल्सीमिया हुआ हो या ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी पैकेट डिजीज का पेशेंट हो, उन लोगों को हम लोग देते हैं, ठीक है? और रेनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम डायूरेसिस, ज़ाहिर बात है एक पेशेंट की रेनल फेलियर हो गई है तो डॉक्टर साहब उसको तो हम नहीं ना डायूरेटिक्स दे सकते, क्योंकि वो तो उसका तो जीएफआर ही नहीं है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उसका प्रॉपर है ही नहीं, ठीक है? तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ही उसका नहीं हो रहा तो कैल्शियम क्या कैसे रिलीज कर पाएगा वो? तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम फिर डायलिसिस करवाते हैं कि डायलिसिस से उसका जो कैल्शियम है उसको हम रिमूव करें, ठीक है? डॉक्टर आईफोन काइंडली आप अपना नाम रख लिया करें यार, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कौन है। डॉक्टर नुशाबा देख लें, आईफोन भी हमारी क्लास लेने आए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये था आप लोगों का आज का प्यारा सा टॉपिक हाइपरकैल्सीमिया का। हाइपोकैल्सीमिया बिल्कुल इसके उलट है, इसकी छोटी सी वीडियो है जो आपको अभी मिल जाएगी। कल आप सबकी जो है वो प्रेप लीव होगी, परसों आपका एंडो का टेस्ट है और उससे नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह ताला ब्लड स्टार्ट करेंगे, ठीक है? दुआओं में याद रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज ग्रुप में एक्टिव हो, प्लीज ग्रुप्स में क्वेश्चन किया करें। डेली एमसीक्यूज एससीक्यूज डिस्कशन हो रही होती है, उसमें पार्टिसिपेट करें। और अगर मेरी कोई बात किसी को आज बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, अगर आपका टाइम जाया हुआ हो तो उसके लिए भी माजरत। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।